नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सेकरवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर एसबीआई ने चुनाव आयोग को इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले कुछ कंपनियों के नाम की सूची तो सौंप दी है, लेकिन अभी भी उसमें ऐसा पेच फंसाया है जिससे कि ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये कंपनी है किसकी। तब भी मोटा तौर पर जो जानकारियां मिली हैं वो न सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि उन कंपनियों से भी पैसा लिया गया है जो कि सट्टे के कारोबारी हैं या अन्य ऐसा काम कर रही हैं जिन्हें कि समाज में घृणित निगाह से देखा जाता है। फ्यूचर गेमिंग ऐप इस कंपनी ने 1360 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है और ये कैसे दिया होगा ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सत्ता ही ऐसी चाबी है जिससे कि सभी तरह के ताले खुल जाते हैं, सभी तरह के पाप ढक जाते हैं। इसी प्रकार एक और कंपनी है जिसने कि सैकड़ों करोड़ की रकम बीजेपी को सौंपी है। हालांकि अभी डाटा के एनालिसिस का काम जारी है और सामाजिक संगठन और पेशेवर लोग इस डाटा को खंगालने में जुटे हैं कि आखिर ऐसा कौन सा राज था जिसके छुपाने के लिए लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उस एसबीआई ने डाटा सामने रखा जो डाटा रखने के लिए 4 महीने से अधिक का समय माननीय उच्चतम न्यायालय से मांग रहा था। हालांकि एसबीआई ने डाटा देने के बाद भी ऐसा खेल कर दिया है कि अभी कोड नहीं सौंपा, जिससे कारण अभी ये जानने में तकलीफ हो रही है कि उस कंपनी का असली एलआई आखिर है कौन, असली लाभार्थी या असली वो है कौन। सबसे ज़्यादा आश्चर्य की बात ये रही कि इसमें जो 2 लोगों पर आरोप लगते थे, अडानी और अंबानी, उनकी कंपनी ने सीधे तौर पर एक भी पैसा नहीं दिया। लेकिन डाटा से ये क्लियर हुआ है कि अडानी की एक सेल कंपनियां हैं जिनके जरिए तमाम तरह के पैसे आए हैं, विदेशी कंपनियों से भी पैसे आए हैं। यहाँ तक कि जिस पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी अभियान चलाती हुई नहीं थकती है, उस पाकिस्तानी कंपनी से जो कि चाइना से बहुत निकटस्थ है और वहाँ एक हाईवे बनाने का काम कर रही है जो कि गुलाम कश्मीर होकर निकलेगा, उस कंपनी ने भी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड खरीदे हैं। यानी कि हम लोगों को किस तरह पाकिस्तान को दुश्मन करार देके एक नरेटिव सेट करने का काम चलता रहा, चुनाव जीते जाते रहे, लेकिन उसी पाकिस्तानी कंपनी से चुनावी राश लेने में राजनीतिक दलों को कोई परेशानी नहीं आई। इसी प्रकार चीन से अधिकतर दिवाली के अवसर पर जलने वाली फुलझड़ी या
लड़ियों को लेकर आम जनता से ये कहा जाता रहा चीनी सामानों का बहिष्कार करो, लेकिन किस तरह से उन्होंने चीन की नेक्सट कंपनियों से पैसे लिए हैं उसकी आलोचना ही की जानी चाहिए। निश्चित तौर पर इसमें भारतीय एयरटेल भी शामिल है, जो कि मोबाइल की बड़ी एक कंपनी है दूरसंचार क्षेत्र में। निश्चित तौर पर सरकार की मदद करके इस कंपनी ने जनता के हितों पर डाका डाला है। जो रिचार्ज पहले सस्ता होता था, अब वो रिचार्ज दिनों दिन कितना तेज होता जाता है, ये कहने और सुनने की बात नहीं है, यह स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहा। निश्चित तौर पर लॉटरी चलाने वाली कंपनियां और सट्टा खिलाने वाली कंपनियां, उनसे भी सत्ताधारी दल ने पैसा लिया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि कंपनियों से या उद्योगपतियों से चुनावी चंदा लेना कोई नई बात नहीं है। जो भी सरकारें रहीं, अभी भी जो सरकारें हैं, वो उद्योगपतियों से और ऐसे तत्वों से पैसे लेती ही हैं। कौन भूला होगा कि छत्तीसगढ़ के चुनाव के दौरान सट्टा खिलाने वाली कंपनी महादेव ऐप को लेकर प्रधानमंत्री ने किस तरह का नैरेटिव सेट किया था। लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को क्यों भूल गए कि फ्यूचर गेमिंग कंपनी ने, जो कि एक इसी प्रकार की लॉटरी और सट्टा खिलाने वाली एक कंपनी है ऐप के माध्यम से, उसने सबसे ज़्यादा 1360 करोड़ रुपया की मदद इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए की है। तो वहाँ छत्तीसगढ़ का चुनाव उसी महादेव ऐप सटोरियों के आरोप को चस्पा करके जीता गया और उसी सटोरियन के पैसे से चुनाव अभियान चलाने में उस भारतीय जनता पार्टी को शर्म नहीं आई, जो खुद को अन्य पार्टियों से अलग बताती है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स कंपनियों का घालमेल भी इस लिस्ट में सामने आ रहा है। वो कंपनियां जो आईटी की बकायेदार थी, जो सरकारी धन खजाने में जमा नहीं कर रही थी, उनके इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदते ही उनका कर माफ कर दिया गया। तो एक तरह से इससे सरकारी राजस्व को हानि हुई। निश्चित तौर पर पूरा डाटा स्पष्ट होने के बाद अगर कुछ सामाजिक संगठन सरकार के खिलाफ भी आपराधिक मामला चलाने की मांग करते हुए कोर्ट जाते दिखें, तो इसमें किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आखिर सरकार जिसका काम गैर सामाजिक या आपराधिक काम करने वालों पर लगाम लगाना है, अगर वही सरकार इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से पैसे ले रही है और उन्हें राजस्व में ढील दी जा रही है, तो निश्चित तौर पर ये न देश के साथ धोखा है, वर्ग समाज के साथ भी धोखा है। और ऐसी सरकार के खिलाफ, ऐसी पार्टी के खिलाफ निश्चित तौर पर आपराधिक मामला चलना चाहिए। निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों ने ऐसे तत्वों से पैसे लिए होंगे, लेकिन ईडी सीबीआई के सहारे दल को तोड़ फोड़ने के ही लिए नहीं, बल्कि
उनको उनसे वसूली करने के लिए जिस प्रकार इलेक्टोरल बॉन्ड का उपयोग किया गया, जिसे माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी असंवैधानिक बताया, उस सभी राशि को भी जब्त किया जाना चाहिए और उसे सरकार के खजाने में जमा किया जाना चाहिए। देखना यह है कि इसमें मीडिया की भूमिका की भी जांच होना चाहिए। किस तरह से उद्योगपतियों ने चैनल खरीदे और उनको सरकार की चाटकारिता में लगा दिया। पहले भी उद्योगपतियों के चैनल होते थे। बड़े बड़े औद्योगिक घराने अखबार को विज्ञापन आदि देकर उनकी लेखनी को कुछ कुंद किया करते थे। लेकिन जिस प्रकार 2014 से एक मीडिया जगत को भी सरकार समर्थित बना दिया, उसकी तो सिर्फ आलोचना ही की जा सकती है। अभी बहुत कुछ आंकड़े आने बाकी हैं, लेकिन ये स्पष्ट हो गया है किस प्रकार 400 पार, किस प्रकार बार बार मोदी सरकार, किस प्रकार मोदी की गारंटी इस अभियान को चलाने के लिए किस प्रकार से अपराधी लोगों का सहारा लिया गया, वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि ऐसे तत्वों के लिए सिर्फ सत्ता ही जरूरी है। उन्हें न समाज से कोई के तकलीफ़ों से कोई परेशानी है, उन्हें केवल 5 किलो राशन में भी फंसा के रखना है और इधर मलाई अपने जेब में और अपने सगे संबंधियों, यहाँ तक कि अपने समर्थित उद्योगपतियों को लौटानी है। आज के ब्लॉग में बात इतना ही। जय हिंद, जय भारत।